यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे आसान है। कोई जूनियर मैनेजर है तो कोई मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है तो कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। अब भैया सबकी अपनी अपनी पोजीशन फिक्स है, सबके अपने अपने काम फिक्स है। सिर्फ 2 लोगों में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 लोग की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कवर करने की बात हो रही है। जब ये पता लग जाए ना हु रिपोर्ट्स टू हुम, कि भैया कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मैनेजर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, ठीक है, इस तरीके की चीजें हमको कहां बतानी है, ऑर्गेनाइजिंग में ही बतानी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। तैयार हो ऑर्गेनाइजिंग पढ़ने के लिए? तो ये आ गया है पहला पार्ट आपके लिए ऑर्गेनाइजिंग का, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग के क्या फीचर्स हैं और ऑर्गेनाइजिंग की क्या प्रोसेस होने वाली है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं बिना देर किए अपनी क्लास को। सबसे पहले ये समझ लो कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। देखो, हमने अपना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग पढ़ लिया। आई होप कि आपने वो वाली क्लास देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लानिंग की क्लास जाके देख लो, ठीक है। प्लानिंग के तीनों पार्ट्स पढ़ा चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब ऑर्गेनाइजिंग आता है बेटा सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने सारे रिसोर्सेज एक जगह पे लेके आने होते हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, है ना। दूसरी बात क्या करनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिवाइड करना पड़ता है, फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। देन फिर डेलीगेशन कितना करना है, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, इन सारी चीजों के बारे में भी आपको यहां पे जानना होता है, जो कि उससे भी नेक्स्ट क्लास में आने वाला है। तो सारी वीडियोस को कवर करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता लग गया होगा। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जहां प्लानिंग के बाद एक मैनेजर को क्या करना पड़ता है, अपने सारे रिसोर्सेज को एक जगह पे लेके आना पड़ता है। अब एक प्लानिंग खत्म होने के बाद ये ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन स्टार्ट होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां पे मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने स्ट्रक्चर को डिवाइड करने के लिए, एंड मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये पता करने के लिए कि कौन सा काम करना है, माने कि व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी डन, हाउ दे आर टू बी डन, कैसे करना है, क्यों करना है, वाई, भाई रीजन पता होना चाहिए, एंड कौन करेगा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ऑर्गेनाइजिंग में। यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कौन कब कहां कैसे, ये सारे सवालों का जवाब आपको कहां मिलता है, ऑर्गेनाइजिंग में मिलता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। सबसे पहले बेटा ये कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, तो इसमें यह बात समझ लो कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जो प्लानिंग के बाद आता है। मतलब कि आफ्टर डिसाइडिंग अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लान डिसाइड कर लेने के बाद, प्लान बना लेने के बाद एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फाइनलाइज करे। तो उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए वो ऑर्गेनाइजिंग करता है। एंड ऑर्गेनाइजिंग को यहां पे डिटेल में बताया गया है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी डन, व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी डन, करना क्या है। उसके बाद हाउ द एक्टिविटीज आर टू बी ग्रुप्ड, कि भैया किस तरह से आप एक्टिविटीज को ग्रुप करेंगे एंड किस तरीके से एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर टू बी डेलीगेटेड, किस प्रकार से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना है, किस तरीके से डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है, यानी कि अपने काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना है। ये सारी चीजें भैया ऑर्गेनाइजिंग में एक मैनेजर को तय करनी होती हैं। इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग ही क्या है, वो मशीन है जिसके द्वारा पूरी कंपनी हमारी चलेगी। चलिए अब देखते हैं बेटा फटाफट से कि ऑर्गेनाइजिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहला, डिवीजन ऑफ वर्क। यहां पे ऑर्गेनाइजिंग में आपको अपने काम को लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा। जो हमने पढ़ा ना, हमने डिवीजन ऑफ वर्क कई जगह पढ़ा। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, दूसरी जगह हमने पढ़ा प्लानिंग में कि अपने काम को आपको डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग लोगों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो वो जो काम को डिवाइड करने का काम था ना, वो यहीं पे करना है आपको। अब आपको काम को देखना है कितना काम है एंड लोग कितने हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग अपने काम को अलग अलग लोगों में डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सेकेंड बात, कोऑर्डिनेशन, सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेटेड रहे। ये कहां चेक होगा, ऑर्गेनाइजिंग में चेक होगा। प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, देखो यार अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह का पर्सन है, हर तरह का एक्सपीरियंस है, हर तरह का बैकग्राउंड है, हर तरह की नॉलेज है। तो भैया सबको साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली भावना ऑर्गेनाइजिंग में रखना है। चौथा पॉइंट, कॉमन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजिंग में यह देखना है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाए, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को नहीं। हां, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी इंपॉर्टेंट है मगर नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। पांचवा,
ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट की मशीन है ऑर्गेनाइजिंग। अब जैसे मैं आपको बताता हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। एक घड़ी है, घड़ी के अंदर बेटा वो जो सुई चलती है ना, सुई को चलाने के लिए जब आप घड़ी खोल के देखेंगे तो उसके अंदर एक मशीन होती है। उस मशीन को एनर्जी देने के लिए सेल पड़ता है। बेटा कुछ इसी तरीके से आपको घड़ी तो दिखती है लेकिन वो मशीन नहीं दिखती है। आपको कंपनी दिखती है, आपको लोग दिखते हैं, लेकिन वो मशीन नहीं दिखती है जो उस कंपनी को चला रही है, और उस मशीन का ही नाम है ऑर्गेनाइजिंग। आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी नहीं, ऑर्गेनाइजिंग दिखेगी नहीं, आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है, जो आपको ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है, वो महसूस होगा कि भैया हाँ हमारी कंपनी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। कैसे है आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता लगेगा। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग का फीचर, या फीचर हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजिंग से कुछ फायदा भी हमारी कंपनी को होता है या नहीं होता है। सबसे पहला फायदा क्या है, अगर आप अपने काम को डिवाइड करेंगे तो आपको स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलेगा। यानी कि एक इंसान एक काम को अगर बार बार करेगा तो वो अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएगा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेगा, रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेगा। सेकेंड पॉइंट, वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी। कौन किसका बॉस है, कौन किसका मैनेजर, कौन किसका लीडर है और कौन किसका फॉलोवर। यह बात कहां पता लगेगी, आपको पता लगेगी वर्किंग रिलेशनशिप में, जब क्लैरिटी आएगी। और कब आएगी, जब आप ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से करोगे। समझ रहे हो, मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु रिपोर्ट्स टू हुम। जब यह पता लग जाए ना, हु रिपोर्ट्स टू हुम, कि भैया कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मैनेजर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, ठीक है, इस तरीके की चीजें हमको कहां बतानी है, ऑर्गेनाइजिंग में ही बतानी है। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, डिसाइड हो जाती हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करके रखोगे ना तो आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, प्रॉपर तरीके से उनको हैंडल कर पाओगे, तब आपका कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा। चौथा पॉइंट, एडेप्शन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा ही आप चेंज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करवा सकते हो। कोई बाहरी इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ चुके हो ना, बाहरी इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ, अब उस चेंज का फर्क आपकी कंपनी पे पड़ा और कंपनी ने अपने आप को चेंज किया, लेकिन चेंज करने में हेल्प कौन करेगा, ऑर्गेनाइजिंग ही हेल्प करेगा कि सारे एम्प्लॉइज मान जाएं उस पर्टिकुलर चेंज को अडॉप्ट करने के लिए। पांचवा, एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं वो थोड़ा इफेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि मुझे इसी डिपार्टमेंट पे फोकस करना है, उनको पता होगा मुझे इसी प्रोडक्ट लाइन पे फोकस करना है, उनको पता होगा मुझे यहीं बैठना है, उनको पता होगा मेरे यही रिसोर्सेज है, तो वो उन्हीं में बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल में ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो इफेक्टिव हो जाएंगे। छठा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। बेटा जब एक इंसान इतनी सारी चीजें करेगा ना, स्पेशलाइजेशन भी अचीव हो जाएगा, रिसोर्सेज को भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेगा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है वो अपना खुद भी डेवलपमेंट होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है ताकि आदमी का खुद का ट्रेनिंग और खुद का डेवलपमेंट भी होता रहे। और सातवां है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखो यार, मान लो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने टाटा मोटर या टाटा स्टील से शुरू किया, आज उनकी बहुत सारी अदर ब्रांचेस है। वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि उनकी कंपनी में ऑर्गेनाइजिंग बड़े तगड़े लेवल पे हुई होगी, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या हुआ होगा बेटा, उन्होंने पालन किया होगा कहीं ना कहीं डिविजनल स्ट्रक्चर का, जहां पे प्रोडक्ट के हिसाब से स्ट्रक्चर को बांटा जाता है। वो स्ट्रक्चर वाली नेक्स्ट वीडियो है। अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि भैया अगर आपको अपनी कंपनी को एक्सपैंड कराना है और कंपनी को ग्रो करवाना है, भैया एक गांव से एक शहर तक, एक शहर से एक स्टेट तक, और एक स्टेट से एक देश तक, एक देश से इंडिया से बाहर भी ले जाने के लिए आपको इतना अगर ग्रोथ चाहिए ना, तो ये चीज बड़ी मस्ट है, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको काम करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बात करते हैं भैया ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखते हैं यार, ये देखो, ये ध्यान से सुनना, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया था प्लानिंग के प्रोसेस में, प्लानिंग के प्रोसेस का निमोनिक मैंने आपको बताया एस डाइज एफ। एस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डी फॉर डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आई फॉर इंप्लीमेंटिंग आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, ई फॉर इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव, एस फॉर सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, आई फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान और एफ फॉर फॉलो अप एक्शन। तो ये मैंने आपको निमोनिक बताया एस डाइज एफ। वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस अपने को पढ़ना है और इसका भी निमोनिक एंड में आपको बता दूंगा। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यहां पे आपको क्या करना है, काम को बहुत सारे लोगों में बांट देना है। तो आइडेंटिफिकेशन से निकलता है आई, ठीक है, आई। फिर आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। यहां पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने काम को बांट देना है, जैसे कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो बेटा कुछ इस तरीके से आपको अपने कामों को अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बांट देना है।
अब प्रोडक्शन वाले सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, परचेज वाले रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, सेल्स वाले सेल बढ़ाएंगे कैसे, उस पर फोकस करेंगे। तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने काम को बांट देना, और इसका जो वर्ड निकल के आता है वो निकल के आता है डी। स्टेप 3, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब डिपार्टमेंट के अंदर लोग होंगे और लोगों को अपना अपना काम आपको बता देना, असाइन कर देना उनको अपना काम। इसका निकल के आता है ए। और स्टेप 4 है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये कहां पता लगेगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में। जैसे ये तीनों इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी, और इसको हम लोग कहेंगे ई। तो बेटा निमोनिक सिंपल सा बन के आता है, या तो आप इसका निमोनिक कर लो आइडिया, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, या तो आप इसका निमोनिक बना लो आइडिया, लेकिन आइडिया में ध्यान रखना कि ये भैया क्योंकि स्टेप वाइज है ना, प्रोसेस है, तो आपको स्टेप वाइज ही पेपर में लिखनी पड़ेगी। मतलब स्टेप 1 पहले, स्टेप 2 बाद में, स्टेप 3 बाद में, फिर स्टेप 4। इसमें आइडिया में क्या हो रहा है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पहले आ जा रहा है और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी बाद में आ रहा है। तो या तो आइडिया कर लो, और या तो सबसे बढ़िया है कि ओरिजिनल रखो, ये रख लो, या तो आइडिया कर लो और सबसे ओरिजिनल क्या रखोगे, आप ये भी कर सकते हो, सिंपल ओरिजिनल, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। क्या कर सकते हो आप, IDAE, सिंपल यही रख लो, IDAE, ठीक है। या तो आइडिया कर लो, लेकिन आइडिया में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ई बाद में आएगा, और या तो आप सिंपल जेन्युइन लॉजिकल रख लो, IDAE। I फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, D फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन, A फॉर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, E फॉर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये हो गया आपका प्रोसेस। अब चलिए डिटेल में जानते हैं भैया प्रोसेस में और क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है। सबसे पहला जो हमारा बेटा वो आ रहा था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आपको काम को ढूंढना है एंड लोगों में डिवाइड कर देना है। अब यहां पे कुछ लिस्ट है कामों की जो मैंने यहां पे लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ लीजिए और कमेंट करके बताइएगा क्या इसके अलावा भी और कोई काम एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबल काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यही है, सारी चीजें यहां पे कवर होती हैं। तो आपको इन सारे कामों को पहले तो ढूंढना है और फिर लोगों में डिवाइड कर देना है। सबसे पहला काम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा सामान को प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एक्टिविटीज, अगर आपको कार बनानी है तो टायर MRF और C8 से खरीदना पड़ेगा, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड सामान भी लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन, अगर आपको शर्ट बनानी है तो बटन लेना पड़ेगा, समझ लो, बटन तो नहीं बनाने बैठ जाओगे, शर्ट बना रहे हो ना। तो कॉटन क्या है, रॉ मटेरियल है, तो कॉटन रॉ मटेरियल है। और मैन्युफैक्चर्ड एक्टिविटी की बात करें तो बटन क्या है, आपका मैन्युफैक्चर्ड एक्टिविटी है। तो इन दोनों चीजों का जुगाड़ करोगे, फिर प्रोडक्शन करोगे, किसकी कर रहे हो, मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं शर्ट की, तो शर्ट की प्रोडक्शन कर ली, फिर प्रोडक्शन करके एक जगह पे रख लोगे, यानी कि वेयर हाउसिंग, स्टॉकिंग। फिर रिसर्च करोगे मार्केट में मेरी जो बनाई हुई शर्ट है, या उससे पहले प्रोडक्शन से पहले भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि भैया इस तरह की शर्ट जो शर्ट मैं बेच रहा हूं क्या वो बिकेगी। एडवर्टीजमेंट मतलब अपना प्रचार प्रसार करोगे। सेल्स, बेचोगे। पैसे का अरेंजमेंट करोगे, बिल्कुल कंपनी के लिए पैसे का अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, खाता संभालोगे, खाता मेंटेन करोगे। एंड एम्प्लॉइज को अरेंज करोगे, एम्प्लॉइज को मैनेज करोगे। क्या इसके अलावा और कोई काम आपको ऑर्गेनाइजेशन में नजर में आ रहा है? इसके अलावा है एक दो काम, जैसे स्टाफिंग हो गया या अदर कोई भी काम हो गया, तो इसके अलावा भी और काम है, लेकिन ये जो है वो मेजर काम है जो एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। आपको इन कामों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढना है और अलग अलग लोगों में बांट देना है। बस इतनी सी बात हो रही है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में। अब बच्चों चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्या है पॉइंट हमारा, नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में कामों को बांटा जाता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स पीपल इनटू ग्रुप्स और डिपार्टमेंट। मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं, तो आपने 100 लोगों को, 10 लोगों को डाल दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है, 10 लोगों को डाल दिया आपने परचेज डिपार्टमेंट में, उसके बाद आपने 10 लोगों को डाल दिया मार्केटिंग में, 10 लोगों को डाल दिया आपने सेल में। ऐसे करके आपने ये 100 लोगों को 10-10 करके सारे डिपार्टमेंट में बांट दिया, ठीक है। ओके, दीज डिपार्टमेंट हैव देयर ओन लीडरशिप। हर डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर, अपना एक लीडर होगा। एंड वर्क टुगेदर टू कंप्लीट टास्क। और इस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग होंगे, एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं, ये सब आपस में मिलजुल के काम करेंगे। एक और बात, अगर 2 डिपार्टमेंट हैं और इनके अंदर भी लोग हैं और इनके अंदर भी लोग हैं, तो इनका सबसे पहला काम है कि आपस में मिलजुल के काम करें, और दूसरी बात कि एक दूसरे को भी सपोर्ट करें। ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को भी सपोर्ट करेंगे। मतलब इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन और इंट्रा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। इंटर डिपार्टमेंट मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और 2 डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। चलो भाई, बात करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। अब बात करते हैं बच्चों, फटाफट से देखते हैं कि हाँ, ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन।
अगर मैं फंक्शनल डिपार्टमेंट की बात करूं कि फंक्शन के हिसाब से अगर डिपार्टमेंट बांटने हैं, तो भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करेगा, मार्केटिंग मार्केटिंग करेगा, फाइनेंस फाइनेंस देखेगा और एचआर लोगों को लाएगा। जियोग्राफिक डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो भैया जैसे अलग अलग देश में अलग अलग कंट्री में कोई डिपार्टमेंट आपने बांट दिया, जैसे भैया नॉर्थ अमेरिका डिपार्टमेंट, लेटिन अमेरिका डिपार्टमेंट, समझ रहे हो। अगर प्रोडक्ट के हिसाब से आप जो है सामान बनाते हो और प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट बांटते हो, जैसे आपकी कंपनी है वो हेल्थ प्रोडक्ट भी बनाती है, दवाइयां बनाती है तो हेल्थ डिपार्टमेंट, वो मेकअप का सामान भी बनाती है तो ब्यूटी डिपार्टमेंट, वो खाने का सामान भी बनाती है तो फूड डिपार्टमेंट, और बेबी यानी कि बच्चे के केयर का सामान बनाती है तो बेबी केयर डिपार्टमेंट। कस्टमर के हिसाब से बांटा जाए तो रिटेल डिपार्टमेंट जहां पे कस्टमर डायरेक्टली आता है सामान खरीदता है, या होलसेल डिपार्टमेंट, या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट, या ऑनलाइन अगर आप सामान बेचते हो तो ऑनलाइन सेल्स डिपार्टमेंट। अगर आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग बांटते हो तो रॉ मटेरियल कौन लाएगा वो डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल प्रोसेस कौन करेगा वो डिपार्टमेंट, पैकेजिंग कौन करेगा और शिपिंग कौन करेगा, ऐसे करके आप अलग अलग डिपार्टमेंट बांट सकते हो। फंक्शनल डिपार्टमेंट बांट सकते हो आप, क्या कर सकते हो आप, जियोग्राफिक डिपार्टमेंट बांट सकते हो, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट कस्टमर के हिसाब से और प्रोसेसेस के हिसाब से आप डिपार्टमेंट्स को बांट सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट को। ठीक है, थर्ड आता है बेटा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। यहां पे आपको जो इंसान जिस काबिल है उसको वो ड्यूटी बांट देनी है। पढ़ लेते हैं। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, आपने जब डिपार्टमेंट्स को बांट दिया एंड इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को भी दे दिया कि हाँ भाई जाओ और काम करो, इज असाइन्ड अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशन। अब लोगों को जब आपने डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया तो उनकी स्किल्स के हिसाब से, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको अलग अलग काम दे दो करने के लिए, और वो अपने अपने एक्टिविटी में लग जाए। द वर्क इज असाइन्ड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंसान कितना काबिल है उसके बेसिस से आप उसको काम दे दीजिए। ठीक है, एम्प्लॉइज को उनके जॉब के बारे में बताओगे कैसे? एक डॉक्यूमेंट के द्वारा जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब में क्या करना है, छुट्टी कितनी होगी, आने का टाइम, जाने का टाइम, लंच का टाइम, ये सारी चीजें सब लिखा होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, छुट्टी कब होगी, सीएल, एमएल, मेडिकल लीव, कैजुअल लीव, पेड लीव, सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। और इस डॉक्यूमेंट में क्लियरली बताया होता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में आप क्यों भर्ती हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ड्यूटीज को असाइन कर देना है, लोगों को उनकी ड्यूटीज बांट देनी है। ओके जी, ये भी कर दिया। चौथा पॉइंट निकल के आता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, द एम्प्लॉइज हैव टू परफॉर्म द जॉब, एंड टू परफॉर्म द जॉब एवरी इंडिविजुअल नीड्स सम अथॉरिटी। देखो, काम को बांट दिया, अब इंसान काम करेगा, काम को करेगा तब जब कोई उस पर अथॉरिटी होगी, नहीं तो हर इंसान आलसी हो जाता है जब कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजिंग के चौथे प्रोसेस में हर इंडिविजुअल की एक अथॉरिटी साइन हो जाती है। ठीक है, कि आप इनके अंडर काम करेंगे। जैसे एक एम्प्लॉय है तो उसका जो मैनेजर होगा वो जूनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर का मैनेजर सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर का मैनेजर एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट या एसोसिएट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, फिर सीईओ, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब हर बाप का एक बाप होता है। इसका कहने का मतलब यही है। द असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटी रिलेट्स इन द क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अगर आप किसी की अथॉरिटी बनाते हो तो भैया एक हो जाएगा सुपीरियर और एक हो जाएगा सबऑर्डिनेट। आप सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्या कर देते हो, कायम कर देते हो। एंड द क्वेश्चन ऑफ हु रिपोर्ट्स टू हुम इज क्लैरिफाइड, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा यह आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ऑर्गेनाइजिंग के चारों स्टेप समझ में आ गए होंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम काम को डिवाइड करते हैं, कामों की लिस्ट मैंने आपको दे दी। डिपार्टमेंटलाइजेशन में मैंने आपको अलग अलग डिपार्टमेंट दिखाए जहां पे आप अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों को बांट सकते हो। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में उनको उनके काबिलियत के हिसाब से काम देना है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है जिसको हम लोग कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। और चौथे पॉइंट में हमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लियर कर देनी है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियो अभी ऑर्गेनाइजिंग की आएंगी तो उनको भी वॉच कर लीजिएगा, पिछली वीडियोस भी देख लीजिएगा। तब तक ले हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यहां पे बच्चों बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। यार एक ऑर्गेनाइजेशन में ना जब भी बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की बहुत जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी काम में कंफ्यूजन ना हो, स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। अब मैनेजर के दिमाग की घंटी बजती है कि स्ट्रक्चर कैसा बनाऊं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट स्ट्रक्चर होगा। तो एक मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि कैसा स्ट्रक्चर उसके लिए सही रहेगा। अब एक वर्ड बार बार आ रहा है, स्ट्रक्चर।
ऑर्गेनाइजेशन तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है जहां पे बहुत से लोग आते हैं और अपना कामकाज करते हैं। बट एक सवाल, स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते थे ना, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा सर, फिर हमारा ये अपर बॉडी, फिर हमारी लोअर बॉडी यानी कि पैर, हमारे हाथ, ठीक है। तो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था, फिर मतलब मसल वाला सिस्टम पढ़ा था, नर्वस सिस्टम पढ़ा था। कुछ इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का भी स्ट्रक्चर होता है। हेड पे कौन होगा, मतलब टॉप लेवल पे कौन होगा, फिर मिडिल लेवल पे कौन होगा, फिर लोअर लेवल पे कौन होगा, ये सारी चीजें हमको देखनी होती हैं, जो आपने थोड़ी बहुत उसकी जानकारी ली है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। और यहां हमको ये देखना है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे बांटेंगे, हम कैसे उनसे काम निकलवाएंगे बेस्ट तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है इस पूरे कंसेप्ट में? हमको पढ़ना है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने तरीके का होता है। तो देखा जाए तो भैया दो तरीके में बांट सकते हैं, एक तो हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल, और एक हो गया डिविजनल और फंक्शनल। सबसे पहले बात करना चाहता हूं फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में। अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो आपने फॉर्मल स्ट्रक्चर को क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के पहले और भी कहीं देखा है। मैं आपको बताता हूं कहां देखा है, या आपने फॉर्मल वर्ड और भी कहीं सुना हुआ है पहले। जब आप याद करिए, जब आप अपने 9th 10th में थे, या अभी भी आप जब 11th 12th में हैं, एंड इंग्लिश आपके पास अगर सब्जेक्ट है, या हिंदी अगर आप पढ़ रहे हो लैंग्वेज में, तो वहां पे आपको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा था। फॉर्मल को कहते थे औपचारिक और इनफॉर्मल को कह रहे हैं अनौपचारिक। एक एग्जांपल बताता हूं, जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो अपने प्रिंसिपल को, स्कूल की प्रिंसिपल को छुट्टी मांगने के लिए, तो क्या वर्ड यूज करते हो? रिस्पेक्टेड। और जब आप अपने भाई, अपनी बहन, अपने पापा या अपनी मम्मी या दादाजी को अगर लेटर लिखते हो तो क्या वर्ड यूज करते हो? डियर। ठीक है, जैसे डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, ठीक है। डियर बोले तो मतलब प्रिय, और प्रिंसिपल को क्या लिखते थे? रिस्पेक्टेड, यानी कि आदरणीय। अब भैया इसमें बहुत डिफरेंस है। अब अपने छोटे भाई को आप कभी ये नहीं लिखोगे रिस्पेक्टेड ब्रदर, आप हमेशा लिखोगे डियर ब्रदर, यानी कि प्रिय भाई या प्रिय भ्राता हिंदी में लिखोगे। और इंग्लिश में आदरणीय वर्ड का यूज करोगे प्रिंसिपल मैम के लिए। आप सोचो सुनने में कितना अजीब लगेगा जब हम प्रिंसिपल मैम के लिए डियर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, कि डियर प्रिंसिपल मैम, यानी कि प्रिय प्रिंसिपल मैम, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। या प्रिय आपकी प्रधानाचार्य महोदय, ऐसे भी नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है? रिस्पेक्टेड या आदरणीय प्रिंसिपल के साथ, और डियर और प्रिय अपने छोटे भाई बहन या दोस्तों के साथ। करेक्ट है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में यही फर्क है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि फॉर्मली बातचीत करो, फॉर्मली रहो, सिर्फ काम की बात करो, ऑफिस आओ, काम की बात करो, ऑफिस से जाओ, कोई भी अलग बकवास नहीं होनी चाहिए। जबकि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कहता है कि भैया आदमी जब काम करेगा तो सोशल इंटरेक्शन भी करेगा, बातचीत भी करेगा, व्यवहार भी बनाएगा, दोस्ती यारी भी करेगा, और काम के अलावा भी बहुत सारी बातचीत करेगा, जिसको हम लोग पंचायत भी कह देते हैं कभी कभी। तो पंचायत भी करेगा, गॉसिप भी करेगा, इसकी बुराई भी करेगा, उसकी बुराई भी करेगा, एंड प्लान भी बनाएगा इनफॉर्मली। सब कुछ फॉर्मल वे में हो। जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बातचीत होगी वो मेल के थ्रू होगी, मेल पे आपको सबको टैग करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि आप हर बातचीत मेल पे ही करें। जैसे सुबह आप आते हैं तो सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो क्या मेल पे गुड मॉर्निंग बोलेंगे? नहीं भाई, सबको पर्सनली हाथ मिलाएंगे और गुड मॉर्निंग बोलेंगे। तो ये हो जाएगा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। अब एक मैनेजर को अपने इस वाली बात को भैया फॉर्मल इनफॉर्मल को बांटना है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में बांटें उससे पहले यह समझना होगा कि फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं। फिर जब आप कभी अगर लाइफ में मैनेजर बनते हैं, ये पढ़ाई करके आपको यह समझ में आएगा कि जब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन बांटने की बारी आएगी तो आपके बेस्ट सूटेड स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके लिए फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल को समझने का सबसे आसान तरीका मेरे हिसाब से तो भैया ये है कि दोनों का डिफरेंस पढ़ लो, बात खत्म। ज्यादा थ्योरी पे मत जाओ, डिफरेंस पढ़ लो, और इसी डिफरेंस से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब। ये सिस्टम है जहां पे जॉब वेल डिफाइंड है, बिल्कुल एक्यूरेट है, वेल डिफाइंड। समझ लो, मतलब बता दिया गया तुम्हारा यही काम है, तुमको यही करना है भैया। तो ये जो सिस्टम है ये वेल डिफाइंड जॉब का सिस्टम है। ईच बियरिंग अ डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी। हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंप्लॉई हैं वो किसी के सबऑर्डिनेट हैं तो किसी के सुपीरियर हैं। एक जो जूनियर मैनेजर होगा वो मैनेजर का सबऑर्डिनेट है, लेकिन एम्प्लॉयज का सुपीरियर है। मतलब कि सबके हाथ में थोड़ी बहुत अथॉरिटी तो है। तो भैया
सबकी अथॉरिटी कितनी है, किसको किसनी अथॉरिटी, अथॉरिटी किसको बोलते हैं, पावर टू कमांड। अथॉरिटी किसको बोलते हैं बच्चों, पावर टू कमांड, कि भैया आप कमांड देने की पावर आपके पास, ऑर्डर देने की पावर आपके पास है या नहीं है। ठीक है बात। अब यहां पे देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हर इंसान जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, लेबरर है और एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी यानी कि जिम्मेदारियां, और अकाउंटेबिलिटी होगी यानी कि जवाबदेही। तो भैया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें फिक्स कर दी जाती हैं, अथॉरिटी फिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स, अकाउंटेबिलिटी फिक्स, और इसके साथ साथ वेल डिफाइंड जॉब। पता है आपको कि भैया जॉब में हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है वो बनती है पर्सनल और सोशल रिलेशन से। समझ रहे हो, पर्सनल और सोशल रिलेशन। जैसे मेरा किसी के साथ बहुत उठना बैठना है, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया काम करते करते, या मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई किसी से काम करते करते। मान लीजिए आपको कॉमर्स अड्डा पे कौन कौन पढ़ा रहा है, मैं हूं और अमन सर है, गगन सर भी है। तो मेरी दोस्ती है अमन सर और गगन सर से, वो क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं और अमन सर बहुत सारी चीजें ऐसी शेयर करेंगे जो फॉर्मली नहीं शेयर की जा सकती है, हम इनफॉर्मल शेयर कर लेंगे। ठीक है, वो हमारा क्या है, पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद ये जो रिलेशनशिप है ये स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होती है, कोई जानबूझ के दोस्ती नहीं करता है कि हाँ यार अब जा रहा हूं इससे दोस्ती करूंगा, समझ रहे हो। तो ये स्पॉन्टेनियसली मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हुए, एसोसिएट करते हुए आप एक दूसरे की बातों को समझने लगते हैं एंड स्पॉन्टेनियसली उनसे इंटरेक्ट करने लगते हैं, इसीलिए इसको पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप कहा गया है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। फॉर्मल में आप क्या रहेंगे, बिल्कुल वेल डिफाइंड जॉब में रहेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, ऑफिस आएंगे बैग लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। इनफॉर्मल में और भी बहुत सारी चीजें करेंगे, गॉसिप भी करेंगे, पंचायत भी करेंगे, ये सारी चीजें। ओरिजिन की बात करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन होता है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से। ठीक है, कि भैया कंपनी के रूल है कि बातचीत करनी है तो मेल करो। अब मेल जब आप करोगे तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ावा मिलेगा, कहीं ना कहीं कंपनी के रूल और पॉलिसी से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चलती है। जबकि भैया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लोगों में इंटरेक्शन करने से चलती है, रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क, आपस में लोग काम करते करते आपस में बातचीत करें, यह होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी क्या है बेटा, देखो कोई भी इंप्लॉई है ना, कोई भी इंप्लॉई है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो उसको पावर देने वाला कौन, अपर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ने जिसको भी पावर दे दी, पोजीशन दे दी, बस उसी के पास अथॉरिटी रहेगी। इट अराइजेस बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में आपकी क्या पोजीशन है, आप कौन सी पोजीशन होल्ड कर रहे हो। कोई जूनियर मैनेजर है तो कोई मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है तो कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। अब भैया सबकी अपनी अपनी पोजीशन फिक्स है, सबके अपने अपने काम फिक्स है। तो ये निकल के आएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे गौर किया जाए तो इट राइजेस आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज। यहां पे पर्सनल क्वालिटीज, अब कोई है इंट्रोवर्ट और कोई है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो भैया अपने में रहते हैं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, किसी को ज्यादा काम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते हैं। कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो सबसे बातचीत करते हैं, सबसे मित्रता का माहौल बना के रखते हैं। तो ये आपकी पर्सनल क्वालिटीज हैं कि आप एक इंसान के तौर पे कैसे हो, जैसे होगे वैसा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप बना लोगे। बिहेवियर की बात करें, यहां पे जो बिहेवियर है वो रूल्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चलता है, रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है। यहां पे जो बिहेवियर है ये किसी भी रूल से नहीं चलता है। जैसे रूल क्या है, 10 बजे आना है, इसको मेल करना है, उसको मेल करना है, ये रूल है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नो रूल इज देयर। ठीक है, यहां पे कोई भी सेट पैटर्न नहीं है कि कौन किससे बात करेगा, चलते फिरते कोई भी किसी से बात कर ले, कोई रोक पाएंगे क्या। अच्छा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहां पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होता है, स्केलर चेन से होता है। स्केलर चेन मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाया हुआ है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके उसका वन शॉट भी आप देख सकते हैं एंड आप उसका क्या देख सकते हैं, पार्ट भी देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपको स्केलर चेन बताया हुआ है। स्केलर चेन यहां पे शॉर्ट में बता देता हूं कि भैया स्केलर चेन ये कहती है कि एक इंसान या तो अपने एक नीचे वाले इंसान से यानी कि सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है, या तो नेक्स्ट सुपीरियर से बात कर सकता है, बस दो ही लोगों से बात कर सकता है स्केलर चेन। अब स्केलर चेन यहां पे फॉलो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी से भी बात कर सकते हो, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, चाहे जिससे बात करो। नेचर में आते हैं, ये रिजिड है, यहां पे रिजिडनेस बहुत है, मतलब ठहराव बहुत है। ठीक है, रिजिड मतलब ये फिक्स्ड है कि ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही बात करनी है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में चीजें होंगी। जबकि ये क्या है भैया, ये फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप
जैसे मर्जी अपना काम करो। लीडरशिप, मैनेजर सा लीडर, यहां पे लीडर कौन है? मैनेजर। मैनेजर बनाया किसने? मैनेजमेंट ने। ओके, यहां पे लीडर कौन है? बेटा लीडर वो है जो ग्रुप से चुना गया हो। जैसे भैया 5 लोग का ग्रुप है, आज सारे घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे, इन्होंने कहा पिक्चर देखने चलेंगे, इन्होंने कहा वाटर पार्क चलते हैं, इन्होंने कहा कुछ नहीं करते हैं, घर पे खाली बैठते हैं, हाउस पार्टी करते हैं, इन्होंने कहा मैं तो कहीं नहीं जाने का विचार है, इन्होंने कहा ऑफिस चलते हैं। अब ऑफिस चलने वाले ने मना लिया कि ऑफिस चलना बहुत जरूरी है, आज काम बहुत है, तो वो क्या हो गया? लीडर हो गया। एक ने बाकी चारों को कन्विंस कर लिया, तो ऑटोमेटिक वो बाकी 4 का क्या हो गया? लीडर हो गया। अब लोग उसकी बात मान रहे हैं, तो वो क्या हो गया? लीडर हो गया। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे काम करती है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुल मिला के कहानी सिर्फ इतनी सी है कि मैनेजमेंट के और कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसीज के हिसाब से चलोगे तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अपने हिसाब से चलोगे तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठहराव कहां है? यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, यहां पे आपको मिलेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के साथ वेल डिफाइंड जॉब। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है चाहे जिससे बात करो। यहां पे स्केलर चेन का कंसेप्ट फॉलो होगा, यहां पे कोई भी स्केलर चेन का कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि यार अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रखूंगा या इनफॉर्मल रखूंगा? तो बेटा मेरा सजेशन यह है कि आपको मिक्स रखना पड़ेगा। देखो अगर बहुत एक्सट्रीम फॉर्मल हो जाओगे तो भी दिक्कत है, लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और अगर इनफॉर्मल रख दोगे तो पता चला दिन भर पंचायत होती रहेगी, तो कहीं ना कहीं मिडिल में आपको रखना पड़ेगा, बीच में। ठीक है, ज्यादा फॉर्मल भी नहीं, ज्यादा इनफॉर्मल भी नहीं। ठीक, अब देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, चल भाई देखते हैं। हाँ भाई बच्चा पार्टी यहां देख लीजिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज। सबसे पहली बात, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। समझ गए? आप अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलोगे, फॉर्मली कामकाज करोगे, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आपके अचीव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया हर आदमी क्या कर रहा है, उसका एक ही काम है, बस्ता उठाओ, ऑफिस आओ, काम करो, तो ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस सी बात है अचीव हो जाएगा। सिस्टमैटिक हो जाएगी आपकी वर्किंग, हर आदमी सिस्टम से चलेगा। नो ओवरलैपिंग, हर आदमी को अपना अपना काम पता है, तो कोई भी 2 लोग एक ही काम को नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सबको अपना वेल डिफाइंड जॉब पता है, हर आदमी अपने काम में स्पेशलाइज्ड है। कोऑर्डिनेशन भी जो है बनता रहेगा, क्योंकि हर चीज लिखित में, मैनेजमेंट भी जो है चील की तरह, बाज की तरह नजर रखा हुआ है आपके, तो कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती ही सही, ना करो मन से, लेकिन हाथ मिला के काम करना ही पड़ेगा। मोर इंफेसिस ऑन वर्किंग, यहां पे वर्किंग पे ज्यादा फोकस है, आपस में बातचीत करने का ज्यादा स्कोप नहीं है, काम करो बस। मोर इंफेसिस ऑन वर्किंग, काम 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 काम। क्रिएशन ऑफ चेन इन कमांड, यहां पे ऑटोमेटिक एक चेन इन कमांड बन जाएगी, जिसको हम लोग स्केलर चेन भी कहते हैं। ये जो मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूं इसको कहते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में फंस चुके हो, या इमरजेंसी की सिचुएशन में हो, या ऑपरेशनल एफिशिएंसी के सिचुएशन में हो, तो आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो गैंग प्लैंक के हिसाब से। अगर मैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेज देखूं तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि भैया क्योंकि आप पूरा स्केलर चेन फॉलो करते हो ना, तो कई बार डिसीजन लेने में बड़ी देर हो जाती है, तो डिले इन एक्शन। दूसरा, यहां पे सिर्फ काम और ड्यूटी की बातें हो रही हैं, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ काम की बातें होती हैं वहां पे एक हेल्दी कल्चर नहीं बन पाता है, तो ज्यादा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी खतरनाक है। इग्नोर्स द सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की कुछ सोशल नीड्स भी होती हैं। कोई भी इंसान 8 घंटे 10 घंटे सिर्फ लैपटॉप में मुंह घुसा के नहीं बैठ सकता है, वो आपस में बातचीत करेगा, हंसेगा, बोलेगा, खिलखिलाएगा, तभी उसका काम में मन लगेगा, नहीं तो परेशान नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया भैया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब देखना है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये फास्ट है। आप मुझे अमन सर से कुछ बात कहनी है तो मेल करने की जगह मैं गया और मैंने डायरेक्टली कह दिया, उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया। मैं मेल करता, फिर 2 घंटे बाद अमन सर उसको देखते, फिर अमन सर मुझे रिप्लाई करते, फिर मैं 2 घंटे बाद उसको चेक करता, एक बात करने में 5 घंटे का समय जाता। लेकिन मैं गया डायरेक्टली, मैंने बात कर ली, तो यहां पे कम्युनिकेशन क्या है भैया, फास्ट है। फुलफिल द सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सोशल नीड फुलफिल हो जाती है और लोगों से फीडबैक भी मिलता रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कामकाज चल रहा है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डिसएडवांटेज, कि भैया इसके डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो समझ में आ गया कि भैया फीडबैक मिलता रहेगा, एम्प्लॉय क्या सोच रहा है ये पता लगता रहेगा। डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला स्प्रेडिंग ऑफ रूमर्स, क्योंकि भैया पंचायत बहुत होगी तो अफवाहें फैलेंगी। अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ ज्यादा ही चलेगी तो सिस्टमैटिक नहीं हो पाएगी आपकी वर्किंग। ठीक है, हो सकता है कि कभी कभी रिजल्ट्स भी अचीव ना हो और निगेटिव रिजल्ट दे दें लोग। क्यों? क्योंकि भैया सारा
मन तो बातें करने में लग रहा है, काम ही नहीं हो रहा। ठीक है, मोर इंफेसिस लेट डाउन ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और यहां पे बेटा लोग अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को उतना देखेंगे नहीं, और यह खतरनाक बात है। मैंने आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था हेनरी फ्योल वाले प्रिंसिपल में, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में झोंक दो, समझ रहे हो? तो वही बात यहां पे हो रही कि भैया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर ज्यादा फैलेगा तो फिर क्या होगा, लोग अपने अपने हितों को देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का हित गया भाड़ में। ऐसा भी हो सकता है अगर कुछ ज्यादा ही इनफॉर्मल और आप हो जाओगे। तो मैंने आपको जैसा कि सेशन बताया, हालांकि ये सेशन आपको कॉपी में नहीं लिख के आना है, कल को आप अगर कंपनी खोलते हैं तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, या आप किसी कंपनी के मैनेजर बनते हैं तो सजेशन ये है कि भैया फॉर्मल भी उतना ही हो, 50-50% दोनों, 50% फॉर्मल, 50% इनफॉर्मल। अगर आप लोगों पे स्ट्रिक्टनेस रख रहे हो, लोगों को एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने के लिए कह रहे हो, तो लोगों को आपस में बातचीत भी करने दो। ठीक है, दिन भर नजर रख नहीं पाओगे सीसीटीवी की तरह, और अगर रखते हो, लोगों को टोका टोकी करते हो, तो लोग आपके यहां ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो फिर और हेल्दियर ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर अच्छा होगा। तो एक कंपनी में काम करने का बेस्ट जो वो है ना सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो, वो ये है कि वर्क कल्चर बहुत हेल्दी रहे, काम के समय पे आदमी काम करे और बात के समय पे बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई होप बच्चों की आपको फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर की। ये ऑर्गेनाइजिंग का थर्ड पार्ट होने वाला है, और यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर क्या होता है, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों की क्या लिमिटेशन है, मतलब डिटेल में समझने वाले हैं फंक्शनल और डिविजनल को। तो चलिए क्लास को बिना देर किए शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये जानेंगे कि यार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, क्योंकि अपन ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्मल इनफॉर्मल में तो समझ लिया था, लेकिन यहां पे इस कंटेक्स्ट में फंक्शनल और डिविजनल के कंटेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होता है जो क्लियरली डिपिक्ट करता है और हमको बताता है कि क्या रिलेशनशिप है लोगों में और डिपार्टमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्लियर पिक्चर दिखाता है। किस चीज की क्लियर पिक्चर दिखाता है? दिखाता है रिलेशनशिप अमंग ऑल द पर्सन्स और डिपार्टमेंट्स, रिलेशनशिप अमंग ऑल द पर्सन्स एंड डिपार्टमेंट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जो ग्रुप काम कर रहे हैं, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में दर्शाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर हेंस प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर द फ्रेमवर्क फॉर द टॉप मैनेजमेंट एंड लाइन मैनेजर्स एंड ऑल्सो फॉर द अदर एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर रिक्वायर्ड एंड नीडफुल फंक्शंस। सिंपल सी इतनी बात है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो क्लियर पिक्चर दिखाता है। किस चीज की क्लियर पिक्चर? रिलेशनशिप, कि हाँ भाई कौन से लोग जो है लोगों के बारे में, और कौन से लोग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है, मतलब सबऑर्डिनेट कौन है। अब यहां पे रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का तो होगा नहीं, ठीक है, ना ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का होगा। यहां पे रिलेशनशिप की बेटा बात हो रही है, वो बात हो रही है किसकी? आपकी सुपीरियर या सबऑर्डिनेट की, समझ गए ना। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। दूसरी चीज यहां पे लिखी हुई है कि जो स्ट्रक्चर है वो हमको बताता है कि भैया जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कैसे काम करेंगे, जो मिडिल लेवल वाले हैं वो कैसे काम करेंगे, जो लोअर लेवल वाले हैं लाइन मैनेजर्स हैं वो कैसे काम करेंगे, और अदर एम्प्लॉइज अपने फंक्शंस को कैसे कैसे परफॉर्म करेंगे। फॉर द अदर एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर रिक्वायर्ड एंड नीडफुल फंक्शन, वो अपने अलग अलग तरीके के फंक्शन को कैसे परफॉर्म करेंगे। एंड इसमें 3-4 तरीके की चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है जॉब डिजाइन। अब जॉब डिजाइन क्या होता है? देखो यार, जॉब डिजाइन का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरी जॉब है और मेरी जॉब पढ़ाने की है, तो मेरी जॉब से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आती हैं जॉब डिजाइन में। जॉब डिजाइन में प्रॉपर एक मैनेजर एक एम्प्लॉय के लिए डिजाइन बनाता है पूरी जॉब का, और उसमें ये लिखा होता है कि हाँ भैया क्या क्या चीजें इसमें आपको मिलने वाली हैं, क्या क्या काम आपको करने हैं, कैसे कैसे आप ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो जॉब डिजाइन और जॉब डिस्क्रिप्शन लगभग एक जैसी चीज होती है, जो एम्प्लॉइज को बताया जाता है कि आपको क्या काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके करना है। ठीक है, पहली चीज तो भैया ये हो गई। दूसरी चीज जो निकल के आती है वो निकल के आती है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जरा ध्यान से समझना, एक मैनेजर के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं स्पैन। स्पैन मतलब होता है खिंचाव,
तो एक मैनेजर अपनी लिमिटेशंस को कहां तक खींच रहा है, एक मैनेजर के अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक मैनेजर है और इसके अंदर 10 लोग काम करते हैं, 10 एम्प्लॉयज इसके सबऑर्डिनेट हैं और ये 10 एम्प्लॉयज का सुपीरियर है। ये 10 के 10 एम्प्लॉय इस एक मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। तो इस मैनेजर का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितना हो गया, 10 एम्प्लॉयज का हो गया। मतलब कहां कहां तक कानून के हाथ जो है लंबे हैं। तो हमारे मैनेजर के हाथ कहां कहां तक पहुंचे हुए हैं, 10 एम्प्लॉयज तक पहुंचे हुए हैं। तो ये हो गया। फिर आता है बच्चों थर्ड पॉइंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन होता है मतलब अपनी अथॉरिटी को बांट देना टू द नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट सबऑर्डिनेट। जैसे भैया मान लो ये सुपीरियर है और इसने अपनी अथॉरिटी को एक इंसान को बांट दिया, इमीडिएट नेक्स्ट सबऑर्डिनेट को बांट दिया, इसे कहते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन के बारे में हमें यहां पे देखना पड़ता है। एंड चौथा हमें देखना पड़ता है डिपार्टमेंटेशन के बारे में कि भैया हमने जो कामों को डिपार्टमेंट में डिवाइड किया है वो कर दिया है या नहीं किया, नहीं किया है तो कर दो तुरंत, और ये भी देखना कि काम प्रॉपर तरीके से वहां पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। अब फटाफट से बेटा देखते हैं कि भैया क्या होता है फंक्शनल और डिविजनल के बीच में डिफरेंस। देखो जब मैंने आपको वो पढ़ाया फॉर्मल और इनफॉर्मल, तभी मैंने आपको फंक्शनल और डिविजनल के मतलब वो बता दिया था कि भैया दोनों के बीच में क्या डिफरेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है एंड डिफरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। जब मैंने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल बताया था तो बताया था कि इन दोनों को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि अगर आप डिफरेंस पढ़ लें। जब मैं आपको फंक्शनल और डिविजनल पढ़ा रहा हूं ना, तो भी मैं आपको ये कहूंगा कि दोनों को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भैया डिफरेंस पढ़ लो, डिफरेंस में चीजें और क्लियर हो जाएंगी, पिक्चर आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली बात निकल के आती है फॉर्मेशन की। फंक्शनल स्ट्रक्चर, जब आप ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के हिसाब से बांटते हो, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, जब ऐसे करके आप अलग अलग फंक्शंस में अपने ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हो ना, तो उसे कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट। इसीलिए इसको कहा जाता है बेस्ड ऑन फंक्शंस। और जब आप अपने कंपनी को प्रोडक्ट के हिसाब से बांटते हो, है ना, प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से बांटते हो, तो बेटा उसे कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। समझ गए बात को। जब आप फंक्शन के हिसाब से काम को बांटते हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, जब आप प्रोडक्ट के हिसाब से काम को बांटते हो तो डिविजनल स्ट्रक्चर। कोई एग्जांपल दे दूं फटाफट से, ले लो एग्जांपल। देखो मान लो कोई भी कंपनी है, तो कंपनी में भैया अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ये कंपनी का मालिक है, इसने जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए। अब एक डिपार्टमेंट हो गया आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन देखेगा, सेल्स डिपार्टमेंट सेल देखेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग देखेगा। ऐसे ही बेटा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट लोगों को मैनेज करेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट है और हाँ, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना फंक्शन है। प्रोडक्शन का फंक्शन है प्रोडक्शन करना, सेल का है सेल करना, मार्केटिंग का है एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना, एचआरएम का है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी और डिपार्टमेंट के फंक्शंस में दखल अंदाजी नहीं देगा, वो बस अपना अपना काम करेंगे। तो फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन। और अगर आपकी कंपनी में डिवीजन किया गया है प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे कि भैया टाटा है, तो टाटा एक ऐसी कंपनी है बेटा जिसका नमक भी आता है टाटा सॉल्ट के नाम से, उसका जो है आप ये लगा लो कि गाड़ियां भी आती हैं टाटा मोटर्स के नाम से, स्टील बनता है टाटा स्टील्स के नाम पे, एक होटल भी चलाते हैं ये लोग ताज होटल के नाम से। इसके अलावा कपड़े बेचते हैं वेस्ट साइड के नाम से, ज्वेलरी बेचते हैं तनिष्क के नाम से। मतलब कि भैया टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट, नाना प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो हम ये मान के चलेंगे कि टाटा ने अगर अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर बांटा होगा बेटा, तो कैसे बांटा होगा, प्रोडक्ट के हिसाब से बांटा होगा। समझ गए होगे, ठीक है। स्पेशलाइजेशन पे आते हैं। यहां पे जो लोग काम करते हैं उनको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलती है। अगर किसी का काम है लोगों को मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्स का काम है, तो उसका वही काम है, वो वही करेगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्पेशलाइजेशन उसी में है। ठीक, यहां पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात होती है, इंसान के स्पेशलाइजेशन की बात नहीं हो रही है। यहां पे प्रोडक्ट जो है बढ़िया बन के तैयार हो जाए। जैसे तनिष्क अगर बेटा सोना बनाती है, गोल्ड बनाती है, तो अच्छा गोल्ड बनाए, प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखो यार, मान लो एक कार है और एक कार जो है बनने का बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। अब गाड़ी बन के तैयार हो गई लेकिन ऑन नहीं हो रही, स्टार्ट नहीं हो रही, किसकी गलती हुई, टायर वालों की गलती हुई, इंजन वालों की गलती हुई, वायरिंग करने वालों की गलती हुई, गाड़ी का शेप ही गलत था उसकी गलती हुई। तो ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में कि किस डिपार्टमेंट की गलती है। ठीक है, डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
लेकिन यहां पे अगर मान लो टाटा की स्टील वाला जो कंपनी है वो प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो सिंपल सी बात है स्टील वाली प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बड़ा आसान, बड़ा इजी हो जाता है। इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, यहां पे देखते हैं बेटा, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बता दिया करना। आप लोग क्लासेस तो प्रॉपर देख रहे हो, बट आपके डाउट्स नहीं रिसीव हो रहे हैं, तो डाउट्स एक बार अगर आपको क्लियर करने हैं, क्या कर सकते हो, एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट ले लूंगा और एक क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन भी ले लूंगा। आप लोग अपने डाउट बता दीजिए फटाफट, तो उसके बारे में एक क्लास ले लिया जाएगा। ठीक है, इधर बात करते हैं मैनेजरियल डेवलपमेंट के बारे में। मैनेजरियल डेवलपमेंट, देखो यार, यहां पे हर मैनेजर बस अपने अपने काम में लगा हुआ है, अपने अपने डिपार्टमेंट को देख रहा है, तो मैनेजर की कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि वो एक ही काम को बार बार कर रहा है। मैनेजर की कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो रही है। लेकिन आप इधर देखते हो डिविजनल स्ट्रक्चर में, तो यहां पे मैनेजर को पूरी की पूरी छूट है कि जैसे तुम्हें जो मर्जी आए करो, तुम एक कंपनी के पूरा मालिक हो बैठे हो, तो भैया यहां पे इजी होता है डेवलपमेंट करना, ऑटोनॉमी मिलती है, आजादी मिलती है डिसीजन लेने की, मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करने की, जबकि यहां पे आजादी नहीं मिलती है। कॉस्ट की बात किया जाए, ठीक है, फंक्शंस, अब गाड़ी में अगर टायर एक बार लग गया तो एक बार लग गया, समझ रहे हो ना भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने गाड़ी में टायर लगा दिया तो लगा दिया, अब दोबारा थोड़ा ना लगेगा। तो क्योंकि ये यहां पे डुप्लीकेशन नहीं होता है, एक बार काम हो गया सो हो गया, तो ये जो है इकोनॉमिकल है। लेकिन यहां पे रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन हो सकता है, क्या पता कि स्टील आई, वो टाटा स्टील में भी गई और मोटर्स में भी गई गाड़ी बनाने के लिए, तो यहां पे रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन हो गया, इसलिए हो सकता है कि ये महंगा लगे आपको डिविजनल स्ट्रक्चर। लास्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन। यहां पे भैया अगर कोई कंपनी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है टाटा जैसी, अगर किसी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, टाटा जैसी कंपनी की बात हो रही है, तो वो भैया डिफिकल्ट हो जाएगा कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होगा कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना। हाँ, लेकिन यहां पे अगर आप फंक्शन के हिसाब से प्रोडक्ट लाइन को बांटते हो तो फिर ये इजी हो जाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर इजी हो जाएगा। समझ गए बात? ठीक है, आइयो बच्चों कि आप लोग को डिफरेंस का पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम फंक्शन के हिसाब से काम को बांटते हैं, डिविजनल में प्रोडक्ट के हिसाब से। फंक्शनल में हम स्पेशलाइजेशन फंक्शन की लेते हैं, यहां पे प्रोडक्ट की लेते हैं। यहां पे किसी भी डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा मुश्किल है, यहां पे आसान है। यहां पे मैनेजर की पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, यहां पे हो पा रही है। यहां पे रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन नहीं होता है, तो ये इकोनॉमिकल है। यहां पे हो जाता है, अनइकोनॉमिकल है या कॉस्टली है। यहां पे कोऑर्डिनेशन बैठाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पे कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत आसान हो जाएगा जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से ऑल रिलेटेड रहेगा। ठीक है बच्चों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखो यार, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं और अपने कुछ डिसएडवांटेज हैं, और अगर डिविजनल की बात करें तो उसके अपने कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। हमको यह समझना होगा कि फंक्शनल जो है वो भी अपनी जगह ठीक है, डिविजनल वो भी अपनी जगह ठीक है। अगर आपकी कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है तो फंक्शनल ठीक है, तो आप अपना डिपार्टमेंट बांट दीजिए, वो काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी मल्टी प्रोडक्ट में हाथ डाल के बैठी हुई है, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो फिर डिविजनल उचित रहेगा। एक बार एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ लेते हैं ताकि आपको और मजबूती से समझ में आ जाए। सबसे पहला आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो यार, यहां पे हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा। देखो मैं एक बार बता दे रहा हूं, यहां पे हर डिपार्टमेंट ए, चलो ABCD बोल लेते हैं, ABCDE, यहां पे हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा, कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं देगा, तो स्पेशलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो अचीव होगा। कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो पाएगी भाई, समझ रहे हो, क्योंकि आपस में डिपार्टमेंट्स के ऊपर जब हंटर चलेगा कि तुम्हें आपस में भी कोऑर्डिनेशन रखना है, मतलब ये डिपार्टमेंट है, मान लीजिए इस डिपार्टमेंट का नाम है ए, यहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, ये सारे आपस में क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, तो इनको आपस में तो कोऑर्डिनेशन रखना ही है, साथ ही साथ इनको दो डिपार्टमेंट में आपस में भी कोऑर्डिनेशन रखना है, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर लोगों में भी कोऑर्डिनेशन हो और दो डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन हो। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन जो भी होगी वो यहां पे बड़ी इजीली एस्टैब्लिश हो जाएगी। मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज, अगर एक बंदा अपने डिपार्टमेंट को देखेगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक, एफर्ट्स का डुप्लीकेशन नहीं होगा, गाड़ी एक बार पेंट हो गई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो दोबारा पेंट नहीं होने जाएगी, तो एफर्ट्स का डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। ट्रेनिंग चाहिए होगी, क्योंकि यहां पे प्रोडक्शन जो है वो मेन एक्टिविटी हो जाती है, तो ट्रेनिंग चाहिए होगी। सामान बेचने की भी ट्रेनिंग चाहिए होगी सेल्स डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन करने की भी ट्रेनिंग चाहिए होगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में।
इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस। अब देखो बेटा, गाड़ी का पेंट होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी टायर लगना भी है, टायर लगना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी एसी लगना भी है। कहने का क्या मतलब है कि यहां पे हर फंक्शन को इक्वल वेटेज दिया जाता है, और जितना जरूरी गाड़ी को बना के बेचने में है ना, उतना ही जरूरी मार्केटिंग करना भी है। तो सारे फंक्शंस की इक्वल इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहां पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी दिए हुए हैं। सबसे पहला है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब होगा क्या, सारे डिपार्टमेंट अपने अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को कहेंगे भाग यहां से, अपने ऑब्जेक्टिव पहले पूरे हो जाए, कल ऑर्गेनाइजेशन की देखेंगे। उसके बाद कभी कभी क्या होगा भैया, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा। आपस में तो ये कोऑर्डिनेटेड रह लेंगे, ये हमारे जो एम्प्लॉइज हैं प्यारे प्यारे, ये आपस में तो कोऑर्डिनेटेड रह लेंगे, लेकिन भैया दूसरे वाले से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो, दूसरे डिपार्टमेंट से इनकी जलेगी। ठीक, ऐसा हो सकता है, मैं कह रहा हूं ऐसा हो सकता है। डिसएडवांटेज का मतलब यही कि ज्यादा अगर हद तक करोगे तो हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कभी कभी लोगों के हित, लोगों की सोच नहीं मिलेगी, मनभेद होगा। समझ गए। हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, और हर डिपार्टमेंट अपने आप को अच्छा बनाने में लगा रहेगा, इसलिए वो दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प नहीं करेगा, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट में फर्क पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो। चलो जी, बात करते हैं बच्चों, किसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले फटाफट से, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस की। अगर मैं प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी कंपनी को बांटता हूं, तो फिर जो डिविजनल हेड होंगे, जो उस प्रोडक्ट की कंपनी के हेड होंगे, उनका डेवलपमेंट हो पाएगा। हर डिवीजन का, हर प्रोडक्ट का अपना अपना रिजल्ट आएगा कि भैया बिस्कुट कितने का बिका, नमक कितने का बिका, गाड़ी कितने की बिकी, कितनी गाड़ियां बिकी, वो सब पता लग जाएगा। तो डिविजनल रिजल्ट्स हमको पता लग सकते हैं इजीली, और हम उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, क्योंकि हर आदमी अपनी दुकान का मालिक होगा, हर आदमी अपने प्रोडक्ट का मालिक होगा। एक्सपेंशन ईजी जो है हो जाएगा, इजी एक्सपेंशन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिविजनल हेड्स के बीच में आपस में कहासुनी हो सकती है, फंक्शंस में डुप्लिसिटी हो सकती है, एंड एटीट्यूड आपका सेल्फिश हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट को ही बेहतर बनाने में लगे रहें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को आपने कहा कि भैया भाड़ में जाए। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। बट हाँ, ये मैं आपको बता देता हूं कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। कभी आप अगर मैनेजर बन के जाएंगे ना, तो आपको कुल मिला के, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, कि आपको बीच में रखना है हिसाब किताब, ना ज्यादा फंक्शनल, ना ज्यादा डिविजनल, ना ज्यादा फॉर्मल, ना ज्यादा इनफॉर्मल। तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से चल पाएगा। बहुत ज्यादा फंक्शनल कर दोगे तो भी अपने नुकसान है, बहुत डिविजनल कर दोगे तो भी अपने नुकसान है। हम लोग बेटा आज डिस्कस करने वाले हैं अदर कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में हमारा मेजर पोर्शन तो कवर हो चुका है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग का इंट्रोडक्शन, यानी कि फीचर्स, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, और मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस पढ़ा दी है। फिर मैंने आपको पढ़ा दिया कि भाई फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे चुका हूं। तो आज की ये क्लास क्यों, ऐसा क्या पढ़ना बचा है ऑर्गेनाइजिंग में? भैया बहुत सारी मेन चीजें बची हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले अपने को पढ़ना बचा है डेलीगेशन। आप जानते हैं कि मेरे पीछे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये किस चीज का है? ये बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन का डायग्राम है, जहां पे एक इंसान अपनी पावर को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर रहा है। तो भाई जो आज के हमारे कंसेप्ट हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। हमको पढ़ना है डेलीगेशन के बारे में, हमको पढ़ना है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में। हालांकि आपने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी एक बार पढ़ा है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मुझसे पढ़ा होगा। लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा उसको और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि ऐसे कोई भी कंसेप्ट हमसे छूट ना जाए। तो कुछ चीजें तो मैं आपको इसी पेज पे बता देता हूं लिख के। अगर आप चाहें तो ये डायग्राम जो है बेटा ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और इसको ड्रॉ करने का फायदा ये है कि इस डायग्राम के थ्रू आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क है। डेलीगेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में एक सिमिलैरिटी है, दोनों का मतलब क्या होता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन डेलीगेशन की बात करते हैं, डेलीगेशन में एक सुपीरियर अपने एक ही सबऑर्डिनेट को पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अंतर समझ रहे हो, सिर्फ एक को। लेकिन भैया डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में एक सुपीरियर बहुत सारे अलग अलग सबऑर्डिनेट्स को, हर लेवल पे लोगों को अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है।
वो ये नहीं देखता है कि वो किस लेवल पे है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि पिछली जो फोटो थी वो मैंने आपको डिसेंट्रलाइजेशन की दिखाई थी। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में अंतर साफ पता लग रहा होगा। डेलीगेशन में सिर्फ एक नेक्स्ट लेवल सबऑर्डिनेट को दिया जाता है, जबकि यहां ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन बांट दिया जाता है। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन तो अपने को समझ में आ गया। सेंट्रलाइजेशन होता है डिसेंट्रलाइजेशन का उल्टा। डिसेंट्रलाइजेशन में पावर बांट रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन में क्या हो जाएगा, सारी पावर एक इंसान के पास आ जाएगी। देखो अंतर समझ पा रहे हो, सारी पावर किसके पास आ गई, एक इंसान के पास आ गई, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, और डिसेंट्रलाइजेशन को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सल ऑफ पावर। कंसंट्रेशन ऑफ पावर, डिस्पर्सल ऑफ पावर, सारी पावर बांट देना। समझ गए। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को अब डिटेल में देखना बचा है। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क है। डिफरेंसेस के थ्रू हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझा है, तो क्यों ना इसका आखिरी पार्ट भी हम डिफरेंसेस के थ्रू ही समझें। ठीक है, चलो देखो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को मैंने आपको डायग्राम बना के सिखाया। अभी देखते हैं कि क्या यहां पे मतलब है। द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय द टॉप ऑर्डर ऑफ मैनेजमेंट। बेटा यहां पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है, सारी की सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट के पास है। ठीक है, जबकि आप यहां पे आ जाओ, यहां पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को बांट दी गई है। द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज डेलीगेटेड अमंग द सबऑर्डिनेट। यहां पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को बांट दी गई है। मैं क्या बता रहा हूं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डायग्राम एक बार दोबारा बना दे रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए। ये होता है सेंट्रलाइजेशन, जहां पे सारी पावर एक इंसान के पास चली जाती है। ठीक है, ये है सेंट्रलाइजेशन, जहां पे सारी पावर एक इंसान के पास चली जाती है। और ये है डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पे सारी पावर बट जाती है। ठीक है, अब समझो, यहां पे सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, टॉप मैनेजमेंट के पास है। यहां पे बांट दी। यहां पे जो प्रोसेस है सेंट्रलाइजेशन का, ये बड़ा स्लो है, क्योंकि यहां पे भैया बहुत लंबी चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ी स्लो है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक जाने में बाद बड़ा टाइम लग जाता है। और यहां पे देखिए, द प्रोसेस इज फास्ट एज द डिसीजन इज मेड बाय द सबऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन। यहां पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी बेटा, वो क्या होगा, बड़ा फास्ट होगा। पूछो क्यों, इस वजह से फास्ट होगा क्योंकि बेटा यहां पे एक जो सबऑर्डिनेट है ना, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन ले लेगा। वो उसको किसी से पूछने की क्या जरूरत है, वो उसके पास खुद की पावर है, तो वो बिना किसी से पूछे अपना डिसीजन लेने में सक्षम है, ले लेगा। दो हो गए। थर्ड पे आता है, it does not enable the subordinate to work freely and all the decisions are made by the management। बेटा यहां पे जो हमारा सबऑर्डिनेट है ना, वो फ्रीली काम नहीं कर सकता है। यहां पे जो हमारा सबऑर्डिनेट है वो फ्रीली काम नहीं कर सकता है, जबकि यहां पे सबऑर्डिनेट को पूरी पूरी छूट दे गई है कि अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत, अपनी नॉलेज, अपनी जानकारी का इस्तेमाल कर और एक सिचुएशन को टैकल कर और फ्रीली काम कर। ठीक है, यहां पे एम्प्लॉयज को बांध के रखा जाता है, यहां पे एम्प्लॉयज को खुला छोड़ दिया जाता है कि अपनी काबिलियत के अनुसार एक प्रॉब्लम को टैकल कर और मौज से जीवन बिता। ठीक है, यहां पे देखते हैं। ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, क्योंकि सारी पावर किसके पास आ गई, एक इंसान के पास आ गई। जबकि यहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पावर डिस्ट्रीब्यूट वो कर देते हैं, तो ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है। तो सबसे पहला फर्क तो हो गया सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। अब बेटा जो अगला हमको डिफरेंस समझना है, वो समझना है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में, जिसका डायग्राम मैंने आपको बना के सिखाया था। इसका डायग्राम देखते हैं। तो इसके डायग्राम में सबसे पहले तो आता है भैया ये चीज कि डेलीगेशन का मतलब होता है जब एक सुपीरियर अपने एक सबऑर्डिनेट को पावर बांटता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि सबको पावर बांटना, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, दिखा भी दिया, 2-3 बार ये डायग्राम बना चुका हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं बेटा मीनिंग। डेलीगेशन करना बड़ा कंपलसरी है। एक आदमी को तो बांटोगे ना अपनी पावर, एक तो सबऑर्डिनेट होगा ना तुम्हारा, कि सारा काम अकेले ही कर लोगे। कितने भी काबिल होगा मैनेजर, बेटा एक आदमी की जरूरत तो पड़ेगी ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मैनेज करने के लिए। तो ये कंपलसरी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी नहीं है। टॉप लेवल मैनेजमेंट की मर्जी है, वो चाहे तो डिसेंट्रलाइजेशन करे, ना चाहे तो ना करे, उनकी अपनी मर्जी है। लेवल ऑफ कंट्रोल, यहां पे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के पास पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, यहां पे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के पास पूरा कंट्रोल होता है, जबकि यहां पे लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव देयर इज लेसर कंट्रोल ओवर। देखो यहां पे ये बताया जा रहा है कि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के पास पूरा पूरा कंट्रोल है लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव का, लेकिन यहां पे कंट्रोल उतना नहीं है, यहां पे पावर बांट दी।
थर्ड पॉइंट, इट इज अ प्रोसेस टू शेयर टास्क। डेलीगेशन किया जाता है ताकि काम को बांटा जा सके। यहां पे डेलीगेशन किया जा सकता है भाई, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है क्योंकि पॉलिसी कह रही है कि डिसेंट्रलाइजेशन करो। इट इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई प्रोसेस नहीं है, किसी प्रोसेस का पार्ट नहीं है। मैनेजमेंट ने सोचा है डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो करना है, बात खत्म। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे आपको टास्क अपने शेयर करने हैं, कामों को शेयर करना है, तो आप ऐसा डिसीजन लेते हैं। स्कोप में देखते हैं, इट इज रेस्ट्रिक्टेड। ये इसका स्कोप जो है बड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। डिफरेंट सुपीरियर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स व्हेन वी डेलीगेट वी मल्टीप्लाई इट बाय 2। जब हम पावर को मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं ना, तो सिर्फ 2 लोगों में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पे इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है। द अथॉरिटी इज स्प्रेड एंड इंटरेस्टेड टू ऑल द एग्जीक्यूटिव्स अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। When we decentralize, we multiply it by many। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं ना अथॉरिटी का, तो पूरी पावर को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि यहां पे सिर्फ 2 लोगों में मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे सिर्फ 2 लोग की बात हो रही है, जबकि यहां पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कवर करने की बात हो रही है। आई होप कि आप लोग को डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। चलो, और ये है हमारा लास्ट टॉपिक आज का, जो हमको डिफरेंस के बीच में समझना है। आप समझ पा रहे होगे कि डिफरेंस पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में अपन को डिफरेंस जानना है। अगर बेटा सबसे पहले देखा जाए तो मीनिंग सुनो यार, अथॉरिटी क्या होता है? राइट टू कमांड, मतलब किसी की अथॉरिटी, किसी की पावर ऑर्डर देने की। तो राइट टू कमांड अथॉरिटी का मतलब होता है। सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं। अब जैसे आपके पापा ने आपको कहा कि भाई सब्जी लेके आ, तो ये है उनका राइट टू कमांड। उनके पास अधिकार है कि वो आपको कमांड दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क, एक टास्क को परफॉर्म करने का ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी की भावना। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। इट मींस द आंसरेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द असाइंड टास्क, कि भैया जो काम आपको दिया गया था वो आपने अच्छे से किया या नहीं किया। दैट इज अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी। ठीक है। अब पापा ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जा बेटा जाके सब्जी लेके आ। पैसे नहीं दिए, वापिस आए घर, पापा से पैसे मांगे, पापा ने कहा ठीक है भाई पैसा भी ले जा। मतलब पापा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी ही दी, इसके साथ में अथॉरिटी भी दे दी आपको। ठीक है। और आप जब सब्जी लेके आए तो आपने पापा को अपने हिसाब दिया कि पापा 100 रुपए आपने दिए थे, ये भिंडी आई है, कद्दू आया है, लौकी आई है, और ये पैसा बचा हुआ है पापा, तो ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मेरी आंसरेबिलिटी है। ठीक है। क्या आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को किसी और को बांट सकते हैं? क्या आप पापा से ये कह सकते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, चाहे जो हो कर लो? नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती है, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा ने आपको दे दी सब्जी लाने की, लेकिन क्या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की हो गई? नहीं, एक दिन आप ला रहे हो सब्जी, बाकी दिन पापा भी लाएंगे, तो इट कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं। 100 रुपए खर्च करने की अथॉरिटी पहले आपकी थी, पापा की थी, अब उन्होंने आपको दे दिया, तो पूरी अथॉरिटी किसकी हो गई? आपकी हो गई। ओरिजिन, अथॉरिटी निकलता है पोजीशन से, जिसके पास जो पोजीशन उसके पास उतनी अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलती है डेलीगेटेड अथॉरिटी से। भाई जो अथॉरिटी आपको मिली है, आपने आगे उसको डेलीगेट किया है, फिर वहां से बनने लगेगी जिम्मेदारी। और अकाउंटेबिलिटी निकलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो देखो सबसे पहले जननी ये है, अथॉरिटी निकल रही है पोजीशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल रही है अथॉरिटी से, और अकाउंटेबिलिटी निकल रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बात करते हैं फ्लो की। इट फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। देखो बेटा अथॉरिटी तो ऐसे ही चलेगी ना, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी ये कमांड देंगे, इनको देंगे, तो मतलब क्या हो रहा है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक। इट फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ये अपवर्ड फ्लो हो रहा है। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर के प्रति, मैं कौन हूं? एक लेबर हूं या एक एम्प्लॉय हूं, तो क्या हो जाएगा? अपवर्ड। और अकाउंटेबिलिटी, मैं जवाब दूंगा अपने मैनेजर को, मेरी अकाउंटेबिलिटी है उनको, तो वो भी अपवर्ड। दोनों चीजें क्या हो जा रही हैं? अपवर्ड हो जा रही हैं। ठीक है जी। चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक में अपने को पढ़ना है कि भैया डेलीगेशन के क्या इंपॉर्टेंस है और डिसेंट्रलाइजेशन का अपना क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेटा एक बार फटाफट से रीड कर लो कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो यार, सबसे पहले अगर आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हो ना,
तो आपका जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव हो पाएगा, क्योंकि वो एक टास्क को शेयर कर देगा, उसके नीचे एक इंसान होगा जो उसकी जगह पे काम करेगा एंड उसका काम हाथ बटेगा, तो वो एफिशिएंट मतलब इफेक्टिव हो जाएंगे। एम्प्लॉय डेवलपमेंट होगा, जिसको आप काम बांट रहे हो वो भी अपने में डेवलप हो पाएगा, वो उसको भी नई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा, ग्रोथ भी होगी कंपनी की, क्योंकि अब जो है दो लोग एक ही चीज पे काम कर रहे हैं तो उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे। जो मैनेजर है वो गाइड करेगा और जो सबऑर्डिनेट है वो काम करेगा। एक तरफ जोश, एक तरफ एक्सपीरियंस, दोनों मिलके ग्रोथ जरूर होगी। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मैनेजमेंट हायरार्की के लिए डेलीगेशन करना बहुत जरूरी है। आप कोई एम्प्लॉय होगा तो पहले वो उस इंसान से बात करेगा जिसको आपने पावर बांटी है, फिर वो इंसान, मान लो उसका नाम है ए, तो ए बात करेगा फिर उस मैनेजर से। मतलब एक हायरार्की बन गई, कैसे चलना है, ऐसे चलना है, हम डायरेक्टली यूं नहीं जा सकते, समझ रहे हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की बन जाती है और कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है जब दो लोग एक ही चीज पे काम करते हैं। जब मैनेजर और जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इस तरह की पोजीशंस आप बांट देते हो, अपने कामों को आप आगे बढ़ाते जाते हो, थोड़ा काम आप खुद करते हो, थोड़ा काम आगे बांट देते हो, तो कोऑर्डिनेशन भी बेटर हो पाता है। बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस की। अब डिसेंट्रलाइजेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसेंट्रलाइजेशन में अपनी पावर सारे लोगों को बांट देते हैं तो उसके कुछ फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, सबऑर्डिनेट्स भी कुछ सीखने को मिलता है। सबऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है यहां पे, एस है, एस बोले तो कि भैया बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, उनके अंदर इनिशिएटिव आ पाता है, इनिशिएटिव की भावना आती है। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर इनिशिएटिव की भावना मतलब पता है, उनको लगने लगता है कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, अब हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मैनेजरियल टैलेंट फ्यूचर के लिए डेवलप होता है। जो आज के एम्प्लॉय हैं वो कल के मैनेजर भी बन सकते हैं ना। कैसे बनेंगे? उनको जब ट्रेनिंग दोगे, जब कुछ पावर दोगे, जब कुछ सीखेंगे, जब कुछ करेंगे, तब तो बनेंगे। चलो थर्ड पॉइंट, डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, अभी बताया मैंने आपको। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिल पाता है, आराम मिल पाता है, क्योंकि अब वर्कलोड बहुत लोगों में बढ़ गया है। ग्रोथ भी हो पाती है और कंट्रोल बेटर हो पाता है, कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये अदर कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छे लगे होंगे। डिफरेंस के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क बता दिया, एडवांटेजेस भी बता दिए। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को शेयर कर देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लास का फायदा मिल सके। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि स्टाफिंग की होने वाली है, उसके लिए थोड़ा वेट करना है आपको, एंड वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। ठीक है, तब तक ले हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।